तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के एक बेहतरीन स्टॉक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीजों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ। और ये अगर तीनों ही शेयर्स ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रेवेन्यू की बात करते हैं। अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रेवेन्यू को देखें तो ये ईयर ऑन ईयर एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 12,418 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 18,182 करोड़। और अगर हम इसका एक पैटर्न को देखें तो 2019 से लगातार 2023 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट की। तो अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रॉफिट की तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में रही है, -4,763 करोड़। यानी कि इस साल इस कंपनी को जो है वो लॉस का सामना करना पड़ा है। फिर 2020 से लगातार 2023 तक इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2020 की तो वो है 399 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 2,605 करोड़। फिर हम बात करेंगे नेटवर्थ की। नेटवर्थ भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नेटवर्थ की तो इसका जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 5,883 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 15,790 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फंडामेंटल्स को देखें और सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 27,936 करोड़। फिर अगर हम बात करें पी रेशियो की, इसका जो पी रेशियो है वो है 8.80, और पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। पर हाँ, पी रेशियो माइनस में है तब वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जो है वो अभी लॉस में चल रही है। अगर किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो अगर उसके इंडस्ट्री पी से कम हो तब वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो पी रेशियो वो है 8.80 और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 9.05। यानी कि यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो पी रेशियो इसके इंडस्ट्री पी से कम है, तो ये एक गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पी रेशियो के साथ साथ हमें एक और रेशियो का ध्यान रखना चाहिए जो है पेग रेशियो। पेग रेशियो अगर किसी कंपनी का जो 1 से अगर कम हो तब वो कंपनी का जो शेयर होता है वो अंडर वैल्यूड होता है, और अगर किसी कंपनी का अगर पेग रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो वो ओवर वैल्यूड माना जाता है। अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पेग रेशियो को देखें तो इसका जो पेग रेशियो है वो है 0.26, यानी कि 1 से कम है। यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि सस्ता है। फिर हम बात करेंगे पीबी रेशियो की। पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो वो है इस कंपनी का 1.68, और पी रेशियो की तरह ही पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो अगर 1 से भी कम हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा है। खैर इसका जो पीबी रेशियो है वो 1 से तो कम नहीं है, पर फिर भी इसका जो पीबी रेशियो है वो अच्छी खासी है। फिर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसका अगर डेट टू इक्विटी देखें तो वो है 0.37, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत अच्छी खासी है। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ साथ हमें एक और रेशियो का ध्यान रखना चाहिए, वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो में बेसिकली हम ये जानते हैं कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। अगर किसी कंपनी का अगर करंट रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जितना करंट एसेट्स है उतना ही करंट लाइबिलिटीज भी है। करंट रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है तब वो अच्छी मानी जाती है, और अगर करंट रेशियो 1 से कम है तो वो खराब मानी जाती है। तो अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के करंट रेशियो की तो वो है 3.35, यानी कि इसका जो करंट रेशियो है वो भी अच्छी खासी है, 2 से ज़्यादा है, यानी कि इसका जो करंट रेशियो है वो बहुत ही अच्छी है।
फिर हम बात करेंगे आरओई की। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 17.45% और आरओई जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। आरओई के साथ साथ हम एक और रेशियो को हमें देखना चाहिए, वो है आरओसी। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई और आरओसी के बीच में डिफरेंस होता है, क्योंकि आरओई में सिर्फ इक्विटी को इंक्लूड किया जाता है और आरओसी में इक्विटी के साथ साथ डेट को भी इंक्लूड किया जाता है। और इन दोनों में आरओई और आरओसी के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। और अगर आरओई और आरओसी 20 से ज़्यादा हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आरओसी को देखें तो वो है 4.44%, उसका जो आरओई है वो है 17.45%। यानी कि कंपनी जो है वो इक्विटी को तो अच्छी खासी मैनेज कर रही है, पर डेट को इतना ज़्यादा अच्छे से मैनेज करके वो अपने लिए अच्छी खासी एक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। इसलिए इसका जो आरओई और आरओसी का जो डिफरेंस है, इसका जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर हम बात करेंगे ईपीएस की। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। इसका जो ईपीएस है वो है 4.48। फिर अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो वो है 3.30%। यानी डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको आगे भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। फिर हम बात करेंगे बुक वैल्यू की, जो कि है 24.96। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो वो है 10। इसके बाद हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसका जो प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर मौजूद है 86.46%। और अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास जो है प्रोमोटर्स के पास 86% से भी ज़्यादा शेयर्स है, जो कि एक अच्छी बात है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर्स तब रखते हैं जब उनको ट्रस्ट हो, अपने कंपनी में ट्रस्ट हो, अपने ऊपर ट्रस्ट हो कि वो उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करिएगा।